हाय किड्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर द नेकलेस। तो सबसे पहले है वार्मिंग अप एक्सरसाइज। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो आपको कुछ लाइनें लिखनी है अपने बारे में, जिसमें आप अपना नाम, आप देखने में कैसे हो, फैमिली क्या है, कहाँ रहते हो, स्कूल, दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हॉबीज क्या हैं, किस चीज में अच्छे हो, ये सब जो है ये सारी बातें आपको अपने बारे में लिखनी है। और उसके बाद जो है आपको एक इमेजिनरी पर्सोना बनाना है, यानी आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप काश ये होते। तो जो भी कैरेक्टर आप सोचते हो, आपने कोई बुक पढ़ी हो या फिर आपने कोई टीवी शो देखा हो जिसमें आपने कोई कैरेक्टर देखा, जैसे कि मैंने देखा हरमाइनी मुझे बहुत पसंद थी हैरी पॉटर में से, तो काश की मैं वैसी होती। तो ऐसा कोई भी कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि काश आप वैसे होते, तो आपको उस इमेजिनरी पर्सोना के बारे में लिखना है। तो आपको दो पैराग्राफ्स लिखने हैं। फर्स्ट में आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है और दूसरे में आपको आपका जो इमेजिनरी पर्सोना है, जो आपने सोचा है कि काश मैं ये होता, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे दो पैराग्राफ्स हैं। पहला तो है रियल सेल्फ, यानी जो कि मैं एक्चुअली में हूँ। तो ये यहाँ पे जो है जो भी आप हो, आपको अपने बारे में लिखना है कि जो भी आपका नाम है, आप कौन से क्लास में हो, कहाँ रहते हो, देखने में कैसे हो, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो है, माई नेम इज प्रिया एंड आई एम अ हाई स्कूल स्टूडेंट लिविंग इन अ वाइब्रेंट सिटी विद माई फैमिली. I have shoulder length, dark hair, and a friendly smile. We live in a cozy apartment in a bustling neighborhood. I attend a nearby school where I have a group of close friends. I enjoy painting and playing the guitar in my free time. My favorite subjects in school are science and literature. I appreciate the warmth and hospitality of my neighbors who often gather for community events. My dislikes include overly spicy food and rainy days. Overall, I am grateful for my supportive family and friends, and I strive to make the most of every day. अब यहाँ पे जो है मैंने अपने इमेजिनरी पर्सोना के बारे में लिखा है कि जो मैं बनना चाहती हूँ कि काश ये मैं होती, काल्पनिक जो भी पर्सोना है। तो यहाँ पे ये जो है मैंने ये बेस किया है हरमाइनी के कैरेक्टर पे, जो कि हैरी पॉटर में थी। तो आपको जो भी पसंद हो आप वैसा जो है वो कैरेक्टर चूज करके उसके बारे में लिख सकते हो। अगर आपको कोई बुक आपने पढ़ी हो जिसमें आपको कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और आपको लगता है कि काश कि मैं ये होता, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। अगर आप सुपरमैन बनना चाहते हो, स्पाइडरमैन बनना चाहते हो, जो भी आपका इमेजिनरी पर्सोना जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो, आप उसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इन एन ऑल्टरनेट realm my name is Elara Sage, a talented and determined sorceress with a passion for learning and mastering magic. Sorceress कौन होते हैं? वो जो जादू करते हैं, जादूगर। I have wild curly auburn hair and intelligent green eyes. Known for my quick wit and resourcefulness, I excel in spell casting and potion making. तो मैं जो हूँ स्पेल कास्ट कर सकती हूँ, यानी वो जो है मंत्र पढ़ के जो है आप जो है जादू कर सकते हो, उसे स्पेल कास्टिंग कहते हैं। पोशन बना सकती हूँ, जादुई मिश्रण ऐसी चीजों का जिसे पी के आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। मेरे बाल जो है ऑबर्न यानी गोल्डन कलर के हैं। Elara's home is a grand ancient library where she studies arcane texts and develops new spells. Her constant companions are a clever phoenix and an enchanted quill that helps her with her research. तो मेरे कंपेनियन कौन कौन है? मेरे पास एक तो बहुत ही चतुर फीनिक्स, फीनिक्स जो है वो बर्ड होती है, उसका नाम है। तो वो चिड़िया जो है वो मेरी कंपेनियन है। और उसके साथ कौन है? एक क्विल मेरे पास है। क्विल क्या होता है? आपने देखा होगा पहले के जमाने में वो पंख जैसा जो होता था जिससे लोग लिखते थे। तो लिखने के लिए वो पंख जो यूज करते थे, उसे इंक में डुबो के जो है फिर वो लिखना स्टार्ट करते थे। तो वो जो पंख है जिससे आप लिखते हो उसे क्विल कहते हैं। तो मेरे पास एक जादुई क्विल है और मेरे पास एक चिड़िया है, फीनिक्स। Elara is known for her exceptional memory and dedication to solving magical mysteries. She guides her friends through challenges and stands up for justice in her world. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको आपके ड्रीम पोजेशन के बारे में लिखना है, यानी कोई ऐसी चीज जो आप रियली दिल से चाहते हो कि काश आपके पास ये चीज होती। तो ऐसी कोई चीज जो है उसके बारे में लिखना है कि वो क्या है, किस चीज के लिए यूज होती है, कैसी होती है देखने में, आपने उसे कहाँ देखा था, आप उसका क्या करोगे। ये सब जो है आपको उस ड्रीम पोजेशन यानी वो जो चीज जो आप सच में चाहते हो बहुत दिल से कि आपके पास हो, उसके बारे में लिखना है। वो कुछ भी हो सकता है, एक बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई खूबसूरत सी ड्रेस हो सकती है जो आप सच में चाहते हो, कुछ भी हो सकता है।
So my dream possession, the thing that I really want is a futuristic electric car with self-driving capabilities. The car has a streamlined design with a glossy black exterior and shining accents. Its interior features plush leather seats and advanced tech gadgets, making it the epitome of luxury and convenience. Epitome होता है किसी चीज में सर्वश्रेष्ठ होना. To acquire this dream car, I would work hard to save up and invest wisely over time. It's important to me because it represents the future of transportation, a sustainable alternative that aligns with my passion for environmental conservation. I would use the car to travel efficiently and comfortably, whether commuting to work or taking long road trips. Its self-driving feature would allow me to relax and enjoy the journey while also providing me with the freedom to work on other tasks during the ride. I first saw this car model in a tech expo, where its innovative features and sleek appearance instantly captivated me. While I would enjoy owning it, I would definitely share the experience with friends and family, offering them rides and showcasing the car's amazing technology. Overall, the electric car's cutting edge design and eco friendly nature make it a possession that aligns with my values and enhances my lifestyle. Okay, now let's do the questions that are written on the margin of your chapter for part 1. So पहला question है, why was Matilda married to a minor official? She was married because she was born into a family of clerks. She had no means of becoming known, understood, loved, or to be wedded to an aristocrat. So she was married to a minor official. Why did Matilda weep with misery after visiting her schoolmate? She had no rich dresses, no jewels, and these were the only things she loved. She found that her schoolmate was rich, had all the things that she wanted so desperately. Hence, she wept with regret, despair, and misery after visiting her schoolmate. What did the envelope hold? The envelope held an invitation for a party at the Ministry of Education. Was the husband a considerate person? How do we know that? The husband was very happy to give Matilda the invitation to the party, for he felt that she would be pleased. When she began to cry, he was distressed to see her tears. When he realized that she wanted to buy a dress for the party, he sacrificed the money he had saved to buy himself a gun for a hunting summer with friends. He gave her the money for her new dress. This shows that the husband was a considerate person. यानी वो उसका ख्याल रखता था. इस बात से पता चल रहा है, राइट. उसने वो पैसे भी दे दिए जो उसने अपनी गन के लिए बचाए थे. वो बहुत खुश होके जो है इनविटेशन लेके आया था कि मटिल्डा खुश हो जाएगी, इतनी बड़ी पार्टी का इनविटेशन है. तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि वो उसका बहुत ख्याल रखता था. Why did Matilda go to her friend's house and tell her of her distress? Matilda wanted to have jewelry to wear for the party. She went to her friend's house and told her of her distress so that she could borrow some jewelry from her. What did Madame Forestier's large box contain? Madame Forestier's large box contained jewelry. Which sentences tell us that Matilda greatly desired the necklace? So, following sentences tell us. Her heart began to beat with uncontrolled desire. Her hands trembled as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy. Then she asked anxiously, hesitating, would you lend me this, just this? She threw her arms around her friend's neck rapturously and then fled with her treasure. Try to express the thoughts that must have passed through Matilda's mind on seeing the necklace in Matilda's own words. So upon seeing the necklace, Matilda might have thought, oh wow, that necklace is so beautiful and sparkling. It's exactly what I have always dreamed of wearing. If only I could have something like that, even just for a little while, it would make me feel so special and important. Why did Matilda not notice the loss of her necklace earlier? Matilda didn't notice the loss of her necklace earlier because she was caught up in the excitement and enjoyment of the evening at the party. She was having a great time socializing and dancing, and it wasn't until she reached home that she realized the necklace was missing. नेक्स्ट है हमारी पार्ट 1 की इंग्लिश वर्कशॉप. पार्ट 2 की इंग्लिश वर्कशॉप भी इसी वीडियो में है. आप एंड तक बने रहिए और आप पार्ट 2 का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं. Read each of the following sentences aloud. Who said it and to whom? तो ये sentences किसने किससे कहे ये आपको लिखना है. तो पहला वाला क्या है? Look, here's something for you.
ये किसने कहा था? ये मैटिल्डा के हस्बैंड ने कहा था मैटिल्डा से। Why the dress you go to the theater in? ये किसने कहा था? ये भी उसके हस्बैंड ने मैटिल्डा से कहा था। I would rather not go to the party, ये मैटिल्डा ने कहा था अपने हस्बैंड से। Choose my dear, ये कहा था मैडम फॉरेस्टियर ने मैटिल्डा से। You have nothing else, ये मैटिल्डा ने कहा था मैडम फॉरेस्टियर से जब वो नेकलेस ढूंढ रही थी। Would you lend me this, just this, ये मैटिल्डा ने कहा था मैडम फॉरेस्टियर से। What, how, that's impossible, ये मैटिल्डा के हस्बैंड ने कहा था मैटिल्डा से जब उसको पता चला कि नेकलेस खो गया है। Write a few lines about what Matilda had and what she dreamt about. Matilda Loisel lived a modest life with her husband, who worked as a clerk. Matilda dreamed of living a life of luxury surrounded by fine furniture, beautiful clothes, and attending grand parties. Her dreams were far removed from her reality as she longed for a lifestyle that was far beyond her husband's means. Write what you think about the following thoughts and actions of Matilda. Matilda was beautiful, and so she wanted to marry an aristocrat. Matilda wanted to marry an aristocrat because she saw herself as beautiful and deserving a life of wealth and status. उसे लगता था कि वो खूबसूरत है तो उसे लाइफ में जो है बहुत सारा पैसा मिलना चाहिए और वो किसी हाई स्टेटस वाले से शादी करे. While it's natural to have dreams and ambitions, her fixation on a lifestyle that she could not attain ultimately led to her dissatisfaction. तो ये तो नेचुरल है कि हम सब जो है लाइफ में ड्रीम करते हैं, हम सबके एम्बिशंस हैं कि हम ये करें वो करें, बट ये जो उसका फिक्सेशन था, वो जो बस इस चीज पे फिक्स थी कि उसे यही लाइफस्टाइल चाहिए, इस वजह से जो उसके पास था वो उसे भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी, तो अल्टीमेटली जो है वो लाइफ में बहुत ही डिससैटिस्फाइड थी. Matilda was sad because she did not get any luxuries. Matilda's sadness over not having luxuries showcases her inability to appreciate what she does have. Her focus on what she lacks overshadows her marriage and the other good things in her life. तो उसके पास लाइफ में जो नहीं है वो उस पर इतना फोकस करती थी कि जो लाइफ में उसके पास अच्छा था वो उसी को जो है भूल जाती थी और उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रही थी. तो वो लाइफ में जो है इस वजह से दुखी थी क्योंकि वो जो था उसके उसका उसे याद ही नहीं था, वो बस वही चाहती थी जो उसके पास नहीं था. Matilda felt that her house was shabby and poorly furnished. Her dissatisfaction with her home demonstrates her ungratefulness. She sees her house as shabby and poorly furnished, but others in her position might consider it adequate or even comfortable. तो वो घर जो उसे बेकार लगता था, फर्नीचर बेकार सा लगता था, वो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता, जो उससे भी नीचे हालात में रहते थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनके लिए तो ये बहुत कुछ था. तो जिस चीज की वो वैल्यू नहीं समझती थी वो कुछ लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है. तो वो बेसिकली बहुत ही अनग्रेटफुल थी. जो था उसके लिए कभी भी उसकी दिल में ये फीलिंग नहीं थी कि हाँ देखो थैंक यू मेरे पास इतना कुछ है भगवान की दया से. Matilda wanted other people to envy her. She wanted others to be jealous of her because she craved social status and validation. This need for external validation indicates a lack of self-confidence and contentment with her own life. तो उसे जो है वो इसलिए जो है वो चाहती थी कि लोग उससे जेलस हो, क्योंकि उसे चाहिए था कि लोग जो है उसके पास सोशल स्टेटस आए, वो इतनी हाई पोजीशन पे हो कि लोग उससे जले, इसलिए वो चाहती थी कि वो इतनी ऊंचे पे पहुंच जाए कि हर कोई उससे जले. उसे ये चाहिए था कि बाकी के लोग जो है उसे वैलिडेट करें, मतलब उसे बताएं कि अरे तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारे पास कितना कुछ है. तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि उसके अंदर खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि उसके पास जो था उसकी उसे वैल्यू नहीं थी, वो सिर्फ वही चाहती थी जो नहीं था. Matilda was not happy to see the invitation. Matilda was not happy to receive the invitation because she saw it as an opportunity to attend a fancy party but felt burdened by the need to look wealthy. तो वो इसलिए दुखी हो गई थी इनविटेशन देख के, क्योंकि उसे ये तो समझ आ रहा था कि एक बहुत अच्छी फैंसी पार्टी अटेंड करनी है, बट उसे ये लग रहा था कि वहां पे वो गरीब सी लगेगी क्योंकि उसके पास कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है. तो इसलिए जो है वो बहुत परेशान हो गई थी उस चीज से. Matilda wanted a new dress for herself. Matilda's desire for a new dress for the party shows her concern for appearances and fitting in with the wealthy crowd. तो उसे जो नई ड्रेस चाहिए थी उससे हमें ये पता चलता है कि वो इस चीज पे बहुत ध्यान देती है कि लोग देखने में कैसे लग रहे हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं. उसे ये लगता था कि अगर मैंने बहुत अच्छे महंगे कपड़े पहने तो सबको लगेगा मैं कितनी अमीर हूँ, कितनी रिच हूँ. तो ये जो अपीयरेंस पे जो उसका फोकस रहता था, ये जो है इस चीज से हमें पता चलता है. Matilda borrowed a diamond necklace from her friend and wore it to the party.
Matilda borrowed a diamond necklace from her friend to look wealthy at the party, which led to later trouble. तो वो उसने वो नेकलेस इसलिए लिया था ताकि वो पार्टी में जो है अमीर लगे. Matilda lost the necklace. Matilda lost the necklace, which caused her significant problems and led to years of hard work to replace it. This shows how one mistake can have long-lasting consequences. तो उसने जो नेकलेस खो दिया उसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. तो इससे हमें पता चलता है कि जिंदगी में एक छोटी सी मिस्टेक भी जो है कभी जो है बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है. उसका जो भी रिजल्ट है वो लाइफ लॉन्ग हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर अ फॉर्मल इनविटेशन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट. तो आपको एक इनविटेशन बनाना है इस फॉर्मेट का यूज करके. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मैंने कैसे बनाया है इनविटेशन. Mr. and Mrs. Arora solicit the pleasure of your company at the engagement ceremony of their son Deepak with Akansha on Monday, May 20, 2024. Venue is this and this is the time. Kindly respond by May 17. Your presence is the only gift we desire. Next है आपका ग्रामर का सेक्शन. Read the following. The necklace, an error, all these things, another woman, one evening, her husband. तो यहाँ पे आप देख रहे हो हर नाउन के आगे जो है एक वर्ड लगा हुआ है जिससे जो है आपको क्लियर किया जा रहा है, स्पेसिफाई किया जा रहा है कि इस नाउन की बात हो रही है. तो नाउन को क्लियर करने के लिए कि ये नाउन है और इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उन्हें डिटर्मिनर्स कहते हैं. तो नाउन के आगे ये जो वर्ड्स लगे हुए हैं जो नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं वो कहलाते हैं डिटर्मिनर्स. नाउ डिटर्मिनर्स जो हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं? आर्टिकल्स हो सकते हैं जैसे कि एंड द. पोजेसिव प्रोनाउंस हो सकते हैं जैसे कि माय, आवर, योर, हर. डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो सकते हैं जैसे कि दिस या दैट, दिस बुक, दैट बुक. क्वांटिफायर्स हो सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी है, मच, मैनी एटसेट्रा. न्यूमरल्स हो सकते हैं 1, 2, 3 इस टाइप से. तो आपको जो है यहाँ पे फ्रेजेस लिखने हैं अपने खुद से बना के इन सारे डिटर्मिनर्स के लिए. तो ये हैं एग्जांपल्स हमारे फ्रेजेस के जिसमें हमने डिटर्मिनर्स यूज किए हैं. तो आर्टिकल्स के लिए है अ डॉग बार्क्ड लाउडली लास्ट नाइट. एन का यूज किया है यहाँ पे. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. द सन सेट्स इन द वेस्ट. नाउ पोजेसिव प्रोनाउंस के एग्जांपल हैं माय फोन इज आउट ऑफ बैटरी. योर अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर टुमारो. तो यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट जो है नाउन है और किसका है? योर. तो ये जो है डिटर्मिनर हुआ योर. His performance was outstanding. Her dress is quite elegant. Its color has faded over time. Our team won the match. Their garden is full of flowers. तो ये सब जो है possessive pronouns है. Demonstrative determiners के example हैं This book is my favorite. That idea seems interesting. These cookies are delicious. Those stars are bright tonight. तो बेसिकली डिटर्मिनर्स जो है वो नाउन के पहले आ रहे हैं तो उससे आपको पता चल रहा है वो डिटर्मिनर्स है. क्वांटिफायर्स के लिए क्या है? ऑल स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द लेक्चर. बोथ ऑप्शंस आर वैलिड. एवरी हाउस ऑन द स्ट्रीट हैज अ गार्डन. Some people prefer tea over coffee. Many birds migrate in the winter. Few know the truth behind the story. Several attempts were made. Enough is enough. ये सारे जो है क्वांटिफायर्स हैं. न्यूमरल्स के एग्जाम्पल जो है वन शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट. टू हेड्स आर बेटर देन वन. 3 cheers for the winner. तो यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है, ये नंबर वाले डिटर्मिनर्स हैं. इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं जैसे कि ईच स्टूडेंट हैड अ डिफरेंट आंसर. एवरी सीट इन द थिएटर वाज टेकन. ईदर ऑप्शन वर्क्स फॉर मी. नीदर ऑफ द सॉल्यूशंस इज करेक्ट. इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं जैसे क्वेश्चन पूछने वाले. विच पाथ शुड वी टेक? व्हाट टाइम इज द मीटिंग? हुज जैकेट इज दिस? तो ये सब जो है डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल हैं. ओके, नाउ वी आर ऑन द पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर. तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो पार्ट 2 के मार्जिन पे लिखे हुए हैं. What efforts did Loisel make to find the necklace? He searched tirelessly for the necklace, retracing their steps from the party to their home and back again. He went to the police, to the cab companies, and put up posters offering a reward. Additionally, he worked extra jobs and borrowed money to replace the necklace. What is implied in a hollow pale figure? It means that Loisel was thoroughly exhausted from the day's search
and depressed and nervous about not having found the necklace. What was the arrangement with the jeweler? Do you think it was fair? Madame and Monsieur Loisel found the string of diamonds they were looking for. The price was 36,000 francs. They needed time to raise that much money and they pleaded with the jeweler not to sell it to anyone for 3 days. They made an arrangement that the jeweler would buy it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. Yes, I think the deal was quite fair. Why did Madame Forestier speak coldly to Matilda? Matilda had returned the borrowed necklace after a long delay. Madame Forestier felt that she should have returned it sooner, for she, Madame Forestier, might have needed it. She probably felt that Matilda had taken advantage of her goodness and hence spoke coldly to her. What is meant by the horrible life of the very poor? This phrase refers to the difficult and challenging circumstances faced by those living in poverty. It implies a life filled with hardships, struggles to make ends meet, and a lack of basic necessities. What contrast is implied by the use of the words still in, still young, still beautiful, still charming? It means that Matilda looked old after 10 years of struggle and hard life, while Madame Forestier looked young, beautiful, and charming even after 10 years. Why did Matilda decide to speak to her friend? She felt emotional. She decided to speak to her friend and tell her the story of the necklace. She wanted to tell her that she had been through some hard times because of her friend and her necklace. Who do you think was responsible for Matilda's misery? Was it her friend, she herself, her husband, or the circumstances? Matilda's misery was the result of a combination of factors. While her friend Madame Forestier unknowingly played a role by lending her the necklace, Matilda's own desires for wealth and status led her to borrow it in the first place. Her husband's effort to replace the lost necklace further worsened their financial troubles. Overall, it was a mix of circumstances and individual choices that contributed to Matilda's suffering. नेक्स्ट लेट्स डू इंग्लिश वर्कशॉप फॉर आवर पार्ट 2. सो ये जो टेबल है ये आपको फिल अप करनी है. तो यहाँ पे ये डायलॉग्स दिए हैं, ये आपको बताना है किसने कहा, किससे कहा और कब कहा. सो फर्स्ट वन इज आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री. ये मेटिल्डा ने कहा था. किससे? मोज्यू लॉयजल से. कब कहा था? व्हेन शी रियलाइज्ड दैट द नेकलेस वाज मिसिंग. इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर. ये मोज्यू लॉयजल ने कहा था मेटिल्डा से. When Monsieur Loisel wanted Matilda to inform her friend that the necklace needed mending due to a broken clasp. I might have needed it. ये Madame Forestier ने कहा था Matilda से. When Matilda went to return the necklace to her. You must have made a mistake. ये Madame Forestier ने कहा था Matilda से. When Matilda met her 10 years later and spoke familiarly to her. Well, I lost it. Matilda ने कहा था ये Madame Forestier से. When they were discussing the diamond necklace Matilda had borrowed 10 years earlier. Mine was an imitation. ये Madame Forestier ने कहा था Matilda से. When Matilda told her how she had lost and replaced the diamond necklace. Write what you think about the following thoughts and actions of Matilda. Matilda despaired over the loss of her necklace. It is understandable given its value and the consequences of losing it. However, her excessive focus on material possessions highlights her shallow priorities. मतलब ये दिखाता है कि उसकी सोच कितनी छोटी है. उसे लाइफ में बस जो है पैसा ही पैसा दिख रहा था. उसे बस वेल्थ चाहिए, सक्सेस चाहिए. वो बहुत ऊपर उठना चाहती थी कि लोग उससे जलें. तो उसकी लाइफ में जो प्रायोरिटीज थी वो कितनी छोटी थी. शैलो का मतलब हुआ कितनी छोटी सोच है, कितनी कम है. Matilda wrote a note to her friend as dictated by her husband. I think that Matilda realized her foolishness and was now willing to listen to whatever her husband said to make good the loss of the necklace. Matilda and her husband decided to replace the necklace. The decision to replace the necklace was a well-intentioned but misguided attempt to make amends. However, it led to years of financial hardships for the couple, highlighting the consequences of impulsive decisions. Matilda returned the diamond necklace to her friend. Returning the diamond necklace to her friend was the right thing to do morally, even though it came at great personal cost to Matilda and her husband. It shows integrity and honesty. Matilda did not tell her friend about the loss and replacement.
Her decision to keep the loss and replacement of the necklace a secret from her friend was dishonest and deceitful. It reflects her fear of facing the consequences of her actions and her desire to maintain appearances. Matilda worked very hard to pay the debt. Matilda's determination to work hard to pay off the debt demonstrates her commitment to rectifying her mistake and overcoming the consequences of her actions. It shows resilience and perseverance in the face of adversity. Debt जो word होता है उसमें भी silent होता है. Matilda and her husband paid off the debt in 10 years. The fact that Matilda and her husband took 10 years to pay off the debt underscores the severity of the financial burden they faced as a result of Matilda's actions. It highlights the long-term repercussions of impulsive decisions. Repercussions का मतलब होता है उसका क्या परिणाम हुआ उस चीज का, तो परिणाम repercussions. Matilda told her friend about the lost necklace. Maybe it was a foolish action on Matilda's part. Matilda will now feel terrible when she knows that she wasted 10 years of her life struggling to replace the imitation necklace. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको दो लोगों का पेयर बना के डिस्कस करना है कि स्टोरी का जो पार्ट 2 है उसे आप कैसे अलग कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने दो पॉसिबल स्टोरी लाइंस लिख के दी हैं, आप कोई भी एक लिख सकते हो. पहला है रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस. तो इसमें जो है मेटिल्डा और उसका हस्बैंड डिसाइड करते हैं कि वो मैडम फॉरेस्टियर को जाके सब सच सच बता देंगे कि नेकलेस खो गया. तो मैडम फॉरेस्टियर पहले तो थोड़ा गुस्सा करेंगी, शॉक में आएंगी कि मेरा नेकलेस खो दिया, बट फिर वो मेटिल्डा को माफ कर देंगी कि कम से कम वो ऑनेस्ट तो है. फिर उसके बाद रिप्लेस करने की बजाय मैडम फॉरेस्टियर उन्हें बता देंगी कि ये इतना महंगा नहीं था, ये तो एक कॉपी था. तो वो दोनों जो है खुश हो जाएंगे, थोड़ा रिलीव्ड भी हो जाएंगे कि थैंक गॉड महंगा नहीं था तो उन्हें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा. एंड फिर उन्हें लाइफ में ये लेसन मिल जाएगा कि कैसे दूसरों की चीजों को संभाल के रखना चाहिए, और बेटर ये होगा कि आप किसी से कुछ उधार ना लो, इन सब चीजों में ना पड़ो, क्योंकि लाइफ में जो सच्ची कीमत जो है वो उन्हीं चीजों की है जो आपके पास है, आप उन्हें एंजॉय करो. नेक्स्ट जो दूसरी स्टोरी लाइन है उसमें ये होता है कि मटिल्डा और उसके हस्बैंड जो है वो बहुत ही मेहनत करते हैं कि वो दूसरा नेकलेस उसके जैसा ढूंढ सकें, बट उन्हें कोई मिलता ही नहीं है. और एक दिन जो है वो जब अपना घर साफ कर रहे होते हैं तो उन्हें एक पुराना नेकलेस मिलता है जो ऑलमोस्ट सेम डिजाइन का है. तो वो जाके जब ज्वेलर को दिखाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो बहुत ही रेयर है, एंटीक है, तो उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, जो उन्होंने खोया है उससे कहीं ज्यादा है. तो उसके हस्बैंड और वो जो है वो अपने कर्जे सारे अदा कर देते हैं और वो जो है अच्छे से रहने लग जाते हैं. Imagine what must have happened after Matilda's friend discovered that the diamonds were real. Do you think she would return the necklace to Matilda? Would that make Matilda happy? Matilda's friend, Madame Forestier, has been shown to be a kind-hearted and generous woman. She was also rich, so she would have probably returned the necklace to Matilda. Matilda, proud but greedy, would probably have taken it and been happy, but she would have been unhappy over the lost years of her youth. Discuss the following and write about each in your own words in 5 to 6 lines. What would you do if something like this happens to you? If something like what happened to Matilda happened to me, I would tell the truth right away. I would apologize and try to fix things as best as I could. I would make sure to learn from the mistake and be more careful in the future. What opinion do you form about Matilda's husband from her story? From Matilda's story, it seems like her husband cares a lot about her. He tries hard to make her happy, even if they don't have a lot of money. However, he also seems a bit naive because he decides to replace the necklace without even checking its exact worth from Madame Forestier. तो वो बहुत अच्छा इंसान है, मेटिल्डा का बहुत ध्यान भी रखता है, बट ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा नाइव, थोड़ा सा स्टूपिड भी है, क्योंकि वो नेकलेस रिप्लेस करने का डिसाइड कर लेता है ये बिना जाने कि उसकी एक्चुअली असली कीमत क्या है. Which events in the story, part 1 and part 2, changed Matilda's life? In the story, there are few events that really changed Matilda's life. First, she gets invited to a fancy party, which leads to her borrowing the necklace. Then she loses the necklace, which causes her and her husband a lot of financial problems for many years. These events make Matilda realize the importance of honesty and being content with what she has.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रामर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपको वर्ब के फॉर्म्स की जो है टेबल दी गई है। ये बेस फॉर्म है, ये एस फॉर्म में वर्ब है, पास्ट टेंस में ऐसे होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसा, और पास्ट पार्टिसिपल में ये हो जाएगा। गिव का गिव्स, गेव, गिविंग, गिवन। ड्रॉ का ड्रॉज, ड्रू, ड्रॉइंग, ड्रॉन। तो ऐसे करके जो है वर्ब के फॉर्म की आपको टेबल दी गई है। तो बेसिकली वर्ब की जो है 5 फॉर्म्स होती हैं। जो पहली फॉर्म है वो है बेस फॉर्म, या उसे इन्फिनेटिव भी कहते हैं। उसमें बेसिकली आप वर्ब को जो है, जो भी वो वर्ड है उसे स्ट्रेट यूज कर रहे हो, उसके आगे कुछ नहीं लगा रहे हो, पीछे कुछ नहीं लगा रहे हो, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिंपल वर्ड यूज हो रहा है बेस फॉर्म में। वो हुआ उसका बेस फॉर्म। जैसे यू मे गो, शी विल गो। तो आप जो है जब चेंज कुछ भी नहीं कर रहे हो तो वो वर्ब की बेस फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है एस फॉर्म। उसमें आप वर्ब के आगे एस या ई एस लगा देते हो। जैसे कि ही गोज, शी गोज, तो यहाँ पे आपने गो के आगे ई एस लगा दिया, तो ये हो गई वर्ब की एस फॉर्म। ये आप कब यूज करते हो? जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन में किसी की बात कर रहे हो और वो सिंगुलर है, तो आप जो है एस या ई एस फॉर्म का यूज करते हो। नाउ जो थर्ड फॉर्म है वर्ब की वो है ईडी फॉर्म। वो पास्ट टेंस में यूज होती है। तो जब भी आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो तो आप वर्ब के आगे ईडी लगा देते हो, तो वो हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट कुछ वर्ब्स जो हैं वो इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं, जो कि अपनी ईडी फॉर्म में जो है उनके आगे ईडी नहीं लगता है, वो वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे गो का वेंट हो जाएगा, कम का केम हो जाएगा, स्पीक का स्पोक हो जाएगा। तो पास्ट टेंस में जरूरी नहीं है हर वर्ब के एंड में ईडी लगे, कुछ वर्ब्स जो है चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। नाउ जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो है आईएनजी फॉर्म। उसका यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी कंटिन्यूअस एक्शन की बात कर रहे हैं, कोई काम हो रहा है, पास्ट में हो रहा था, फ्यूचर में होता रहेगा, तो अगर कोई एक्शन कंटिन्यूअस जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो आईएनजी फॉर्म लगती है। जैसे कि आई एम ईटिंग, यू वर ईटिंग, शी वॉज ईटिंग। तो आप जो है किसी भी टेंस में अगर किसी कंटिन्यूअस एक्शन की बात कर रहे हो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, तो आप आईएनजी फॉर्म का यूज करते हो। नाउ जो वर्ब की लास्ट फॉर्म है वो है पास्ट पार्टिसिपल। बेसिकली जब आप कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है उसकी बात कर रहे हो, तो जो है आप इस लास्ट फॉर्म का यूज करते हो। तो इसमें भी आप ईडी लगा सकते हो, बट इसमें जो है जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनका चेंज हो जाता है। ईट, ईटन, ईटन, कम, केम, कम। तो ये जो है चेंज भी हो जाते हैं इरेगुलर वर्ब्स, बट कुछ जो है ईडी में ही रहते हैं। तो बेसिकली ये जो है, आप जब वर्ब की फॉर्म की जो वो टेबल्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा वर्ड जो है कैसे किस फॉर्म में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आपको जो है वर्ब की फॉर्म्स की जो है टेबल बनानी है। तो चलिए देखते हैं हमारी टेबल। तो ये जो टेबल है इसमें वर्ब की जो पांचों फॉर्म है वो दिखाई गई है। तो ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, जब आप इसे जो है बेस फॉर्म में ये एक्सेप्ट है। जब आपने एस फॉर्म की बात की तो इसके आगे एस लग गया, एक्सेप्ट। जब आप आईएनजी लगा रहे हो तो किसी कंटिन्यूअस एक्शन की बात हो रही है, एक्सेप्टिंग। पास्ट में बात करोगे तो एक्सेप्टेड हो जाएगा। जब पास्ट पार्टिसिपल की बात करोगे तो भी ये एक्सेप्टेड रहेगा, यानी जब आप जो है कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है उसकी बात कर रहे हो, तो एक्सेप्टेड हो गया। नाउ ये जो सारे वर्ड्स जो मैंने टेबल में बनाए हैं ये सब रेगुलर वर्ब्स हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो है इरेगुलर वर्ब्स दिखाऊंगी कि वो कैसे जो है वर्ब की फॉर्म में चेंज होते हैं। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। तो जब आप इरेगुलर वर्ब्स का वर्ब फॉर्म जब चेंज करते हो तो वो इस टाइप से होता है। वो सिंपल उसमें नहीं होगा कि आपने उसके आगे ईटी लगा दिया या ऐसे कर दिया, नहीं होता है उसमें, वो चेंज हो जाता है उसका फॉर्म। जैसे कि बिगिन, बिगैन, बिगन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, चूज, चोज, चोजन, कम, केम, कम, डू, डिड, डन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो इस तरह से जो है ये वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। तो आपको ये जो है ये याद करने होते हैं, इनका कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है, ये आपको खुद से ही याद करना होगा। क्योंकि इनके लिए सिंपल ऐसा नहीं है कि आपने बिगिन के आगे ईडी लगा दिया तो वो पास्ट में हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बिगिन का बिगैन हो जाएगा पास्ट में। एस फॉर्म में सिंपल है, एस लगेगा या ई एस लगेगा, एंड आईएनजी फॉर्म में उनके आगे आईएनजी लगता है। बट पास्ट एंड पार्टिसिपल में वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, तो ये जो है आपको ये अलग से याद करने पड़ेंगे। तो ये जो है ये कुछ कॉमन इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट है। आपको 10 वर्ब्स की लिस्ट बनानी है जिसमें जो है उसका लास्ट लेटर जो है डबल हो जाए जब आप उसको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लाओ, यानी आईएनजी फॉर्म में आप जब यूज करो उस वर्ब को। आईएनजी फॉर्म कौन सा हुआ? जब आप किसी कंटिन्यूअस एक्शन की बात कर रहे हो।
तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। बट आपको ये नहीं कंफ्यूज होना है कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ये जो आईएनजी फॉर्म है ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस में यूज हो सकता है, बेसिकली किसी एक्शन के कंटिन्यूअस एक्शन की जब बात हो रही हो। तो प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, अगर कोई एक्शन कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। इसे हम कहते प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। स्टॉप का स्टॉपिंग, रन का रनिंग, तो यहाँ पे ये जो लास्ट अल्फाबेट्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट आपको 10 वर्ब्स की लिस्ट बनानी है जहाँ पे लास्ट लेटर जो है डबल हो जाए पास्ट पार्टिसिपल में, जैसे कि राइट का रिटन। तो प्लान का प्लान्ड, स्टॉप का स्टॉप्ड, स्लैप का स्लैप्ड, फॉरगेट का फॉरगॉटन, हॉप का हॉप्ड, कमिट का कमिटेड, कंट्रोल का कंट्रोल्ड, रेफर का रेफर्ड, परमिट का परमिटेड, एडमिट एडमिटेड, ट्रिप ट्रिप्ड। तो यहाँ पे जो लास्ट लेटर है ये डबल हो जा रहा है। Now you have to make list of at least 10 verbs जहाँ पे last letter जो है डबल हो जाए past tense form में। तो जो है वो जो ed वाला जो फॉर्म होता है उसमें अगर आप लास्ट लेटर को डबल कर रहे हो तो ऐसे वर्ड्स की 10 लिस्ट बनानी है, 10 वर्ड्स की लिस्ट बनानी है। बेग का हो गया begged, चैट का chatted, डिप का dipped, पैट का patted, नॉट का nodded, बैट का batted, ड्रम का drummed, ड्रैग का dragged, फिट का fitted एंड रॉब का robbed। तो यहाँ पे ये जो लास्ट अल्फाबेट है ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये स्टोरी आपको पढ़नी है, द गिफ्ट ऑफ द मैगी बाय ओ हेनरी। तो यहाँ पे मैंने स्टोरी का समरी दिया है। बेसिकली ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, हो सकता है आपने पहले सुनी भी हो, इस पे बहुत सारे टीवी शोज और मूवीज भी बनी है। तो एक कपल होता है जिम एंड डेला जो कि बहुत गरीब होते हैं। तो क्रिसमस का टाइम आता है और वो एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदना चाहते हैं। तो जिम जो है वो अपनी घड़ी बेच के डेला के लिए, जो है उसके बाल बहुत लंबे होते हैं डेला के, तो वो उसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा कोम, एक कंघी खरीदता है बाल काटने वाली, लेकिन अपनी घड़ी बेच के। और डेला क्या करती है, वो दे उसे पता है कि जिम के पास एक बहुत ही अच्छी सी पॉकेट वॉच है, तो वो उसके लिए जो है एक चेन खरीदती है उसकी वॉच के लिए। और उसके लिए वो क्या करती है, अपने बाल जो है काट के बेच देती है। तो जब क्रिसमस का टाइम आता है तो वो एक दूसरे को जब गिफ्ट देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जिस चीज के लिए गिफ्ट दिया है, उसने उसको कंघी दी है बट उसके तो अब बाल ही नहीं है। और उसने जो है उसको उसकी वॉच के लिए चेन दी है डेला ने, बट उसके पास तो पॉकेट वॉच ही नहीं है क्योंकि उसने वो वॉच बेच के जो है उसके लिए वो कॉम खरीदा। तो वो दोनों रियलाइज करते हैं कि उनके गिफ्ट्स वेस्ट हो गए हैं, बट फिर भी जो है उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितना उनके बीच में जो है सेल्फलेस लव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.